के जीएस डिस्कशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो काफ़ी दिन क्लास नहीं हुआ था और इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं आपसे, लेकिन अब से क्लास आपको कंटिन्यू चलेगी। तो हमारा जो सेशन चल रहा था वह बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा था, ठीक है, जिसको हमने 524 या 525 तक पढ़ा दिया था। और आज का जो हमारा क्वेश्चन का जो नंबर होगा 525 से लेकर के 550 तक, ठीक है। तो इस 25 क्वेश्चन साथ ही इसके साथ डिस्कशन भी होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग जरूर प्यार दर्शाइएगा, ठीक है। चलते हैं आज के पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो क्या कह रहा है कि हास्य गैस है, मतलब हंसाने वाला जो गैस है उसका क्या नाम है, ठीक है, या हास्य गैस कहिए, ठीक है। तो इसका जो नाम है यह नाइट्रस ऑक्साइड है। क्या नाम है? नाइट्रस ऑक्साइड है। हंसाने वाला जो गैस है इसको लाफिंग गैस भी कह सकते हैं आप अंग्रेजी में, ठीक है। तो लाफिंग गैस कौन है? नाइट्रस ऑक्साइड है, जिसका जो रासायनिक नाम होता है क्या होता है? तो N2O होता है, ठीक है। N2O भी कभी कभी दे सकता है नाइट्रस ऑक्साइड को। अब बात करते हैं कि नाइट्रस ऑक्साइड की आखिर खोज किसने किया था। तो इसकी खोज की अगर हम बात करते हैं तो इसको जो है जोसेफ प्रिस्टले ने किया था। इसकी खोज की अगर हम बात करते हैं N2O की खोज किसने किया था, तो जोसेफ प्रिस्टले के द्वारा, ठीक है, जोसेफ प्रिस्टले के द्वारा किया गया था। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन आप पूछता है कि आपका नामकरण किसके द्वारा किया गया था? नामकरण, ठीक है, नामकरण। खोज किया था कोई और ने, नाम दिया कोई और ने, ठीक है। तो ये बात हो, नामकरण की अगर हम बात करते हैं तो हम्फ्री डेवी, ठीक है, हम्फ्री डेवी के द्वारा जो है ये आपको नामकरण किया गया था, ठीक है। किसका? तो हास्य गैस को। तो हास्य गैस पूछेगा अर्थात N2O पूछेगा तो क्या है? लाफिंग गैस है, जिसकी खोज जोसेफ प्रिस्टले ने किया था। और नामकरण की अगर हम बात करते हैं तो हम्फ्री डेवी के द्वारा किया गया था, ठीक है। इसका प्रयोग हम लोग भीड़ को तितर बितर करने में भी करते हैं, ठीक है। भीड़ को तितर बितर करने में प्रयोग किया जाता है। यह भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चले। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला है वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत का स्थान है। ये वैश्विक शांति जो सूचकांक है ये प्रत्येक वर्षों जारी किया जाता है, ठीक है, एक संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। और पूछ रहा है कि जो 2024 में जो वैश्विक शांति सूचकांक था उसमें भारत का स्थान कितना है। तो भारत का स्थान अगर देखा जाए तो टोटल 116वां था। कितना था? 116वां 2024 में जो वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान है 116वां है, ठीक है। 2025 वाला अभी शांति सूचकांक जारी नहीं हुआ है, इसलिए 24 वाला याद रखिएगा। लेकिन विश्व शांति सूचकांक में अगर फर्स्ट नंबर में अगर पूछेगा कि फर्स्ट नंबर में जो है कौन सा देश है, पहला नंबर में कौन है, तो पहला नंबर में हो जाएगा आपको आइसलैंड। क्या हो जाएगा? आइसलैंड हो जाएगा, ठीक है। तो पहला नंबर को जरूरी याद रखना है और अपना भारत का नंबर याद रखना है कि कैमा नंबर है, तो 116वां नंबर है। अब इससे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि वैश्विक शांति सूचकांक है ये जारी कौन करता है ना। तो ये जारी करने की अगर हम बात करते हैं तो ये जो जारी करता है कौन सी संस्था जारी करता है, तो संस्था का नाम है IEP, ठीक है। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है शॉर्ट नेम, ठीक है। IEP के द्वारा वैश्विक शांति सूचकांक जारी किया जाता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो इंस्टीट्यूट, है ना, इंस्टीट्यूट इकोनॉमिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स होता है।
हाँ, यहाँ पर पीस मतलब शांति है, ठीक है। अगर अंग्रेजी में कहीं गड़बड़ हो गया होगा तो देख लीजिएगा, ठीक है। तो वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत का स्थान अगर देखा जाए तो 116वां है। पहला नंबर में देखा जाए तो आइसलैंड है। और कौन जारी करता है? तो संस्था है IEP, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स पीस, ठीक है, ये जारी करता है, ठीक है। तो इतना बातें आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, कह रहा इन ए फ्री स्टेट पुस्तक के लेखक कौन है? इन ए फ्री स्टेट पुस्तक के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह है, BS नायपाल है, रस्किन बॉन्ड है, या फिर विक्रम सेठ है? तो इन ए फ्री स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा BS नायपाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? BS नायपाल हो जाएगा, ठीक है। खुशवंत सिंह की बात करते हैं तो ट्रेन टू पाकिस्तान किसके द्वारा लिखा गया है? ट्रेन टू पाकिस्तान, तो ये लिखा गया आपको खुशवंत सिंह के द्वारा। ट्रेन टू पाकिस्तान किसके द्वारा? तो खुशवंत सिंह के द्वारा, ठीक है। इसके बारे में अगर देखा जाए विक्रम सेठ के, तो ए सुटेबल बॉय जो पुस्तक के लेखक हैं वो कौन है? तो विक्रम सेठ हैं। कौन है? पुस्तक के लेखक कौन है? तो विक्रम सेठ है, ठीक है। तो ये आपको इन ए फ्री स्टेट के लेखक कौन है? BS नायपाल है, ठीक है। तक है अवर ट्रीज है ना, अवर ट्रीज स्टिल ग्रो है ना, स्टिल ग्रो इन देहरा पुस्तक के लेखक जो हैं वो कौन है? तो ये आपको रस्किन बॉन्ड हो जाएंगे। तो ये चारों ऑप्शन आपका जो है कंप्लीट हो गया। इन ए फ्री स्टेट VS नेपाल, ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह, और अवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा पुस्तक के लेखक जो हैं ये रस्किन बॉन्ड है। और ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक अगर आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा? विक्रम सेठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विक्रम सेठ हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि पानी को साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो पानी को जो साफ किया जाता है वो किससे किया जाता है? क्या मीठा सोडा से, ब्लीचिंग पाउडर से, क्विकलाइम से, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट जवाब दीजिए, है ना। आप लोग भी कमेंट में जवाब दे सकते हैं इसका। तो इसका जो पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है वह ब्लीचिंग पाउडर को किया जाता है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर, इस ब्लीचिंग पाउडर में अगर देखा जाए तो इसमें जो उपस्थिति होता है, किसका उपस्थिति होता है? इसमें जो उपस्थिति होता है वह किसका होता है? तो क्लोरीन का होता है। किसका होता है? क्लोरीन का। तो कभी कभी आपसे ब्लीचिंग पाउडर ना पूछ करके ऑप्शन में क्या दे देता है? क्लोरीन दे देता है कि पानी को साफ करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो क्लोरीन का प्रयोग करते हैं। या नहीं रहे तो ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का। मीठा सोडा की अगर हम बात करते हैं तो इसको हम लोग जो है बेकिंग सोडा भी कहते हैं। बेकिंग सोडा कहा जाता है। या तो फिर इसको जो है आप सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट कह सकते हैं। या फिर इसको खाने वाला सोडा भी कह सकते हैं। खाने वाला सोडा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपको मीठा सोडा। नहीं देखते हैं कभी कभी जो है खाना पकाने में जो है मीठा सोडा डाला जाता है ना। उसी को सोडियम, रोटी को फुलाने के लिए, है ना, उसमें जो जैसे गोलगप्पा वगैरह बनता है तो उसमें भी डाल सकता है, ठीक है। तो बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने वाला सोडा, इसको क्या कहते हैं? तो मीठा सोडा कहते हैं, ठीक है। और एक होता है धोवन सोडा, सोडियम कार्बोनेट जिसको कहते हैं, ठीक है। इसका फार्मूला की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो फार्मूला होता है क्या होता है? तो NaCO3 होता है। NaHCO3 होता है। ये फॉर्मूला आपसे कभी कोई पूछता है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो NaCO3 होता है, ठीक है। यहीं पर हम बता देते हैं धोवन सोडा की अगर हम बात करते हैं
तो ये होता है आपको Na2CO3, है ना, सोडियम कार्बोनेट होता है। सोडियम कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम है धोबन सोडा का, ठीक है। क्विकलाइम की अगर हम बात करते हैं तो इसको जला हुआ चूना कहते हैं, जला हुआ चूना कहा जाता है, ठीक है, कहा जाता है, जला हुआ चूना कहा जाता है किसको, क्विकलाइम को। तो ये तीनों ऑप्शन मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। चलते हैं अब अगला प्रश्न पर। पॉलीथीन इनमें से किसको पॉलीमराइज करके बनाता है? पॉलीथीन इसका हम लोग यूज करते हैं तो पॉलीमराइज करके बनाता है। कैसे बनाता है? पॉलीमराइज करके। तो किसका यूज करता है बताइए? क्या C2H4 का, C2H2 का, C2H6 का या C3H6 का? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको C2H4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? C2H4 हो जाएगा। इसको एक्चुअली में नाम देखा जाए या गैस है, ठीक है। कौन सी गैस है? तो एथिलीन है। कौन है? तो एथिलीन है। तो कभी ये रासायनिक सूत्र दे दिया है, कभी नाम दे देगा, कभी रासायनिक नाम तो कभी रासायनिक सूत्र। तो दोनों को ध्यान में रखना है कि पॉलीथीन जो बनाने के लिए पॉलीमराइज प्रक्रिया से किसका प्रयोग करते हैं? तो एथिलीन का प्रयोग करते हैं, अर्थात C2H4 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अच्छा, मानव निर्मित प्रथम जो रेशा है वह क्या है? ये आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मानव निर्मित प्रथम रेशा की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? रेयॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो रेयॉन हो जाएगा। मानव निर्मित प्रथम रेशा क्या हो जाएगा? रेयॉन हो जाएगा। और पॉलीथीन बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो एथिलीन का प्रयोग करते हैं, अर्थात C2H4 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू की गई थी। कब लागू की गई थी? ये आपसे पूछ रहा है। चलिए, तो इसका जो लागू हुआ था वो अप्रैल 2010 में हुआ था। अगर डेट आपसे पूछेगा तो 1 बता दीजिएगा, ठीक है। 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है 2009, अधिनियम पूछे तो 9, लेकिन यह लागू कब हुआ? तो 1 अप्रैल 2010 को। 1 अप्रैल को आप जानते हैं पुलिस डे मनाते हैं, उसी दिन यह लागू हुआ था, ठीक है। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो लागू हुआ था वो कब लागू हुआ था? तो 1 अप्रैल 2010 में, 1 अप्रैल 2010 में, ठीक है। शिक्षा से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछता है कि 6 से 14 वर्ष के निःशुल्क शिक्षा वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का जो प्रावधान किया गया है वो कब किया गया है? निःशुल्क शिक्षा जो देने का प्रावधान किया गया था ये कब किया गया था? तो 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन के तहत, संशोधन 2002, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जो है संविधान में अनुच्छेद 21 के ए जोड़ा गया, ठीक है। अनुच्छेद क्या जोड़ा गया? 21 ए जोड़ा गया। और इसमें यह अधिकार दिया गया कि जो है अपने माता पिता जो भी हैं वो अपने बच्चे को 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देने अनिवार्य है, ठीक है। तो ये कब लागू किया गया था? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा। और ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 21 क्लोज 1 में, 21 क्लोज 1 में वर्णन है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय शिक्षा का जनक किसके कहा जाता है? शिक्षा का जनक अब अगर आपसे पूछेगा तो बताइएगा लॉर्ड मैकाले को। लॉर्ड मैकाले को क्या कहा जाता है? तो भारतीय शिक्षा का जनक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर। अगला है क्लोरोफिल में कौन सी तत्व पाई जाती है? तो क्लोरोफिल की अगर हम बात करते हैं, क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण होता है, आपको पता है, ठीक है। तो क्लोरोफिल कह रहा है कि क्लोरोफिल में जो कौन सी तत्व पाई जाती है, तो कौन सी तत्व पाई जाती है बताइए? तो इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? Mg, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में कौन सी तत्व पाई जाती है?
मैग्नीशियम। ठीक है, क्लोरोफिल की अगर हम बात करते हैं तो यह एक यौगिक है। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल एक यौगिक है। क्या है? यौगिक है। ठीक है, यौगिक है। और इसी को क्लोरोफिल एक यौगिक है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? किलेट कहते हैं। किलेट, जिसे किलेट के नाम से जाना जाता है, किलेट कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है। तो क्लोरोफिल एक यौगिक है जिसे हम क्या कहते हैं? तो किलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? किलेट। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग ये समझते हैं। अच्छा, क्लोरोफिल में पाई जाने वाली जो धातु आयन होता है ये भी पूछता है। ठीक है, क्लोरोफिल में जो धातु आयन होता है, धातु आयन, वो क्या होता है? तो Mg+2 होता है। क्या होता है? Mg+2 होता है। क्लोरोफिल में कैसी आयन होती है? तो Mg+2 होता है। कैसा होता है? तो Mg+2 होता है। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण भी क्लोरोफिल पर भी डिपेंड है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा, क्लोरोफिल में जो धातु आयन होते हैं वो क्या होता है? Mg+2 होता है। क्या होता है? Mg+2 होता है। अब थोड़ा सा हम लोग प्रकाश संश्लेषण की चर्चा कर लेते हैं। चलिए, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपका हमेशा आता है। प्रकाश संश्लेषण कराते हैं तो 6CO2 है ना, 6CO2 प्लस 12H2O को प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में, है ना, प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये जब होता है तो क्या उत्पादन होता है? ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। और ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है C6H12O6 होता है। ठीक है, C6H12O6 होता है। और क्या देता है? तो ऑक्सीजन देता है। क्या देता है? ऑक्सीजन देता है। ठीक है, 6O2 प्लस प्रकाश संश्लेषण का जो उत्पाद है वह क्या है? तो ग्लूकोज है। क्या दे रहा है? ग्लूकोज देगा। ग्लूकोज नहीं रहेगा तो आपको ऑक्सीजन देगा। ठीक है, ऑक्सीजन देगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। CO2 प्लस 12H2O, प्रकाश, क्लोरोफिल, तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस जल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत के किस गवर्नर जनरल ने व्यक्तिगत के सिद्धांत की नीति को प्रस्तुत किया था? तो व्यक्तिगत सिद्धांत होना चाहिए, यहां पर व्यक्तिगत लिखा गया है। व्यक्तिगत, व्यक्तिगत है ना, हड़प नीति, राज्य हड़प नीति। ठीक है, तो भारत के किस गवर्नर जनरल ने व्यक्तिगत के सिद्धांत की नीति को प्रस्तुत किया था? तो प्रस्तुत की अगर हम बात करते हैं तो ये किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है यह प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, और इसके तहत जो है सबसे पहले सर्वप्रथम अगर देखा जाए कि किस राज्य को राज्य हड़प नीति के तहत जो है इसे मिलाया गया था, तो सर्वप्रथम की अगर हम बात करते हैं तो राज्य हड़प नीति के तहत सर्वप्रथम किसको? तो सतारा को। ठीक है, सतारा को जो है ब्रिटिश राज में मिलाया गया था। सतारा को कब मिलाया गया था? तो 1848 में। 1848 में। आपसे दूसरा पूछता है कि अवध को कब मिलाया गया था? अवध को। ठीक है, अवध को, अवध ही ऐसा है जो कुशासन के आधार पर इसको मिलाया गया था अंग्रेजी राज्य में। तो अवध की अगर हम बात करते हैं तो इसको 1856 में, 1856 में जो है मिलाया गया था। 1856 में। तो सतारा को 1848 और अवध को 1856 में मिलाया गया था। ये 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग की बात करते हैं तो इन्हीं के समय में जो है क्या हुआ था? तो 1857 का विद्रोह हुआ था। 1857 का क्या हुआ था? विद्रोह हुआ था। और लॉर्ड कैनिंग ही थे जो प्रथम वाइसराय थे। ठीक है, अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वाइसराय,
अंतिम गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय की अगर हम बात करते हैं तो ये कौन है? ये आपको लॉर्ड कैनिंग है। कौन है? लॉर्ड कैनिंग है। ठीक है। प्रेस की स्वतंत्रता का जनक जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक को जाना जाता है। ठीक है। भारत में प्रेस स्वतंत्रता का जनक, यहीं पर लिख देते हैं, भारत में प्रेस स्वतंत्रता का जनक किसको कहा जाता है? तो आपको लॉर्ड विलियम बेंटिक को। ठीक है। तो इतना याद रखना है, प्रेस स्वतंत्रता का जनक लॉर्ड विलियम बेंटिक को जाना जाता है। और अवध को राज हड़प नीति के तहत जो मिलाया गया था 1856 में। ठीक है। और सतारा को 1848 में। ओके, ये बातें ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बाजार का मुख्यालय जो है वह कहाँ है? ठीक है। तो इसका सेबी के बारे में पूछ रहा है। ठीक है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में, सेबी के बारे में, जिसका हिंदी नेम है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बाजार। ठीक है। तो इसका जो मुख्यालय पूछ रहा है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में स्थित है। ठीक है। इसका ऐसे अगर देखा जाए तो क्षेत्रीय मुख्यालय भी है। ठीक है। सेबी की अगर हम बात करते हैं तो सेबी का जो है क्षेत्रीय मुख्यालय की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले उत्तरी में। ठीक है। उत्तरी में अगर देखा जाए तो उत्तरी जो क्षेत्रीय मुख्यालय है वो कहाँ है? तो दिल्ली में है। ठीक है। और दूसरा नंबर की अगर हम बात करते हैं पूर्वी का, कि पूर्वी सेबी का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो कोलकाता में है। पूर्वी में कहाँ है? तो कोलकाता में है। और अगर दक्षिणी की अगर हम बात करते हैं तो चेन्नई में है। दक्षिणी कहाँ है? तो चेन्नई में। कहाँ है? चेन्नई में है। और चौथा की अगर हम बात करते हैं पश्चिमी की, तो पश्चिमी जो है वो कहाँ है? तो आपको अहमदाबाद में। पश्चिमी कहाँ है? तो अहमदाबाद में है। ठीक है। पश्चिमी कहाँ है? तो अहमदाबाद में स्थित है। तो ये चारों आपको ध्यान में रखना है। और दूसरी बात कि इसकी जो स्थापना हुआ था, इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 12 अप्रैल को हुआ था। 12 अप्रैल 1988 को। ठीक है। 12 अप्रैल 1988 को। हेलो, ध्यान में रखना है ये सेबी के बारे में। ठीक है। और सेबी का जो मुख्य हेडक्वार्टर है वो क्या है? कहाँ है? तो मुंबई में है। ठीक है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। ओके। अगला क्वेश्चन, अगला है बिहार में जल मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो जल मंदिर की अगर हम बात करते हैं तो बिहार में कहाँ स्थित है? तो बिहार के पावापुरी में है। ठीक है। ये जो पावापुरी है ये आपको नालंदा जिला में पड़ता है। नालंदा जिला में पड़ता है पावापुरी। वहीं पर ये क्या है? तो आपको जल मंदिर है। ठीक है। जल मंदिर है। यहाँ पर बात किसकी की जा रही है? तो किसकी की जा रही है बताइए? महावीर की। किसकी? महावीर स्वामी की जा रही है। तो महावीर स्वामी की अगर हम बात करते हैं जन्म का, महावीर स्वामी इनकी जन्म की अगर हम बात करते हैं तो इनका जो जन्म हुआ था वह वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। ठीक है। लेकिन हम बात करते हैं इनका मृत्यु का, तो इनका जो मृत्यु हुआ था ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपको पावापुरी में। ठीक है। पावापुरी में हुआ था। इनके बचपन के नाम अगर बात करते हैं, इनका बचपन का नाम क्या है? तो बचपन जो है ये क्या नाम है? तो वर्धमान था। क्या था? बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था। ठीक है। इतना पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। किस राज्य में जेमू ग्लेशियर अवस्थित है? ठीक है। जेमू ग्लेशियर है वो किस राज्य में
आपको अवस्थित है ये बताना है। बताइए। तो ये जो है आपको सिक्किम में है, ठीक है। कहाँ है? तो सिक्किम में है। और इस जेमू ग्लेशियर की जो लंबाई है वह कितना किलोमीटर है? तो इसकी लंबाई अगर आपसे पूछेगा तो 26 किलोमीटर है। कितना है? 26 किलोमीटर है। तो किस राज्य में जेमू ग्लेशियर है? तो सिक्किम में है। लंबाई कितना है? तो 26 किलोमीटर है। कितना है? 26 किलोमीटर है, ठीक है। ये पूर्वी भारत की सबसे बड़ी ग्लेशियर है। ये जो है क्या है? तो पूर्वी भारत का सबसे बड़ी ग्लेशियर है। सबसे क्या है? बड़ी ग्लेशियर है, ठीक है। ये भी ध्यान में रखना है कि जेमू ग्लेशियर जो है ये पूर्वी भारत की क्या है? सबसे बड़ी ग्लेशियर है। अगला क्वेश्चन कह रहा कानून द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है वो कहां से लिया गया है? तो कानून द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है वो आपको कहां से लिया गया है ये बताना है। तो ये लिया गया है जापान के संविधान से, है ना। संविधान के अनुच्छेद 13 से ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। अनुच्छेद 13 से लिया गया है, ठीक है, लिया गया है। कभी अनुच्छेद पूछ देगा तो ये भी आपको बता देना है, ठीक है। अनुच्छेद 13 से लिया गया है, ठीक है। ब्रिटिश संविधान की अगर हम बात करते हैं तो एकल नागरिकता अगर आपसे पूछता है कि कहां से लिया गया है तो ये कहां से लिया गया है? तो ये आपको लिया गया है ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है? तो संविधान संशोधन लिया गया है, ठीक है। संविधान संशोधन लिया गया है, ओके। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अगर देखा जाए तो यहां से आपको समवर्ती सूची अगर आपसे पूछेगा कि कहां से लिया गया है तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? भविष्य का ईंधन, आज के नहीं, भविष्य का, ठीक है, आने वाला कल का। तो ये हाइड्रोजन को कहा जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन को जो है क्या कहा जाता है? तो भविष्य का ईंधन कहा जाता है। हाइड्रोजन की खोज की अगर हम बात करते हैं, इसकी खोज किसने किया था? तो कैवेंडिश ने। किसने किया था? तो कैवेंडिश ने। कैवेंडिश के द्वारा जो है इसकी खोज किया गया था, ठीक है। मीथेन को क्या कहा जाता है? इसको मार्स गैस कहा जाता है, मार्स गैस, ठीक है, मार्स गैस। इसका जो रासायनिक नाम है CH4 है और ये धान के खेतों में, है ना, पाया जाता है मीथेन। बात करते हैं हम लोग ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन की जो खोज है ये किसके द्वारा किया गया था? तो जोसेफ प्रिस्टले के द्वारा जो है खोज किया गया था। और ऑक्सीजन की जो मात्रा है, मात्रा अगर देखा जाए वायुमंडल में तो कितना प्रतिशत है? तो 21% है, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन की मात्रा अगर देखा जाए ब्रह्मांड में मात्रा अगर देखा जाए तो लगभग जो है इसका कितना है? 75% है, ठीक है। हाइड्रोजन और हीलियम का जो प्रक्रिया होता है नाभिकीय संलयन सूर्य में, तो सबसे ज्यादा जो है पाया जाता है क्या? हाइड्रोजन पाया जाता है, ठीक है, हाइड्रोजन, ओके। इसलिए मैंने यहाँ ब्रह्मांड लिखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है जेरेंटोलॉजी का जो संबंध है वह किसके अध्ययन से है? जेरेंटोलॉजी मतलब जेरेंटोलॉजी में जो अध्ययन किया जाता है वह किसका किया जाता है, ठीक है। तो बताइए, ये वृद्धावस्था के अध्ययन, वृद्धावस्था का जो अध्ययन है वह जेरेंटोलॉजी कहलाता है, ठीक है। रक्त के अध्ययन को हम लोग हेमेटोलॉजी कहते हैं, हेमेटोलॉजी कहलाता है, ठीक है। रक्त के अध्ययन क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी कहलाता है, ठीक है। आनुवंशिकता के अध्ययन की अगर हम बात करते हैं तो जेनेटिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? जेनेटिक्स। कहलाता है, ठीक है। तो आनुवंशिकता का अध्ययन क्या हो जाएगा? जेनेटिक्स हो जाएगा।
वृद्धावस्था के अध्ययन जेरेंथोलॉजी हो जाएगा, और रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेमेटोलॉजी कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन 15 नंबर, कह रहा कौन सा द्वीप द्वीप होगा, ठीक है, द्वीप लिखा गया है, चलिए, प्रवाल भित्ति से निर्मित है, प्रवाल भित्ति से निर्मित है, तो कौन सा द्वीप जो है ये प्रवाल भित्ति से निर्मित है? तो ये जो है आपको लक्षद्वीप है। यहाँ पर लक्षद्वीप कर दीजिए, इसको काट के लक्षद्वीप, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, लक्षद्वीप हो जाएगा। ठीक है, आपसे पूछता है कि सबसे बड़ा जो प्रवाल भित्ति है वह कौन है? सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति की अगर हम बात करते हैं तो कौन है? ये आपको सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति कौन है बताइए? ग्रेट बैरियर रीफ है ना, ग्रेट बैरियर रीफ है। तो सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति की अगर हम बात करते हैं तो ग्रेट बैरियर रीफ है। और ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में है ना, ये कहाँ पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ से भी क्वेश्चन उठा लेता है कि सबसे बड़ा जो प्रवाल द्वीप है, भित्ति है, वो ग्रेट बैरियर रीफ है, तो कहाँ है? तो वो है आपको ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन, बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम जो लागू हुआ था वो कब हुआ था? सेवा के अधिकार अधिनियम जो लागू हुआ था आपको 15 अगस्त 2011 को, 15 अगस्त 2011 को। तो लोक सेवा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? 15 अगस्त 2011 को, 15 अगस्त 2011 को। आपसे पूछ सकता है कि लोक शिकायत निवारण है ना, लोक शिकायत निवारण अधिनियम जो है वो बिहार में कब लागू हुआ? तो आपको बताना है कब लागू हुआ था। तो 5 जून 2016 को, 5 जून 2016 को। ठीक है, तो लोक सेवा शिकायत निवारण अधिनियम 5 जून 2016 को लागू हुआ बिहार में। और बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम कब हुआ? तो 15 अगस्त 2011। कब हुआ? तो 15 अगस्त 2011 ईस्वी में। इसी पर बात हम करते हैं कि बीपीएससी की स्थापना कब हुआ था? बीपीएससी भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो बीपीएससी की स्थापना जो हुआ था वह 1 अप्रैल को हुआ था, 1 अप्रैल 1949 को हुआ था, 1949 को हुआ था, 1 अप्रैल 1949 को हुआ था। और यूपीएससी अगर आपसे पूछेगा कि इसकी स्थापना कब हुआ, तो 1 नवंबर को हुआ। और कब हुआ? 1926 को हुआ। ठीक है, 1 नवंबर 1926 को हुआ। तो यूपीएससी प्लस बीपीएससी ये दोनों को सटा के याद रखना है ना, और सटा के एग्जाम में चलाना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चले। करा कि वायु प्रदूषण का जो संकेतक है किसे माना जाता है ना, मतलब कुछ ऐसा रहता है, कुछ है ऐसा पर्यावरण में, जब वायु प्रदूषित हो जाता है तो अपना रंग बिखेरने लगता है ना, मुरझाने लगता है। और उससे ये इंगित पता चलता है, इशारा पता चलता है कि वायु क्या है? दूषित हो गया है। ठीक है, तो उसका नाम है लाइकन, है ना, लाइकेन होता है। ठीक है, लाइकेन है। ठीक है, तो वायु प्रदूषण का जो संकेतक किसे माना जाता है? तो वह लाइकेन को माना जाता है, लाइकेन को। ठीक है, इसको लाइकेन को। लाइकेन की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है शैवाल और कवक का, शैवाल प्लस कवक का सहजीवी अबंध है। ठीक है, सहजीवी अबंध है। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछता है, बताइए कि लाइकेन जो है किसका सहजीवी अबंध है? तो शैवाल और कवक का है, शैवाल और कवक का है। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे शैवाल का अध्ययन। शैवाल का अध्ययन जो है वह क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी, है ना, फाइकोलॉजी कहलाता है, फाइकोलॉजी। और कवक का जो अध्ययन है वह माइकोलॉजी कहलाता है। तो शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। और लाइकेन क्या है? तो वायु प्रदूषक का सूचक है
और लाइकेन किसका किसका सहजीवी बंध है, तो शैवाल और कवक का है। नीली हरी शैवाल की अगर हम बात करते हैं तो इसको हम लोग साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। ठीक है, अगला चले। तो समझ में आ रहा होगा तो एक बार शेयर लाइक कर दीजिएगा जरूर चैनल को। करा बिहार के किस नृत्य की सामान्य गुजरात के गरबा से है, मतलब बिहार में ऐसा कौन सा ऐसा नृत्य है जो गुजरात के गरबा से मिलता जुलता है। ठीक है, तो उसका नाम है झिझिया। क्या नाम है? झिझिया। ठीक है, क्या नाम है जी? तो झिझिया है। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा बिहार के बारे में, जैसे कि तो बिहार में कौन कौन है। बिहार की अगर हम बात करते हैं तो जट जटिन हो जाएगा, जट जटिन हो जाएगा, आपको विदेशिया हो जाएगा। ठीक है, विदेशिया हो जाएगा, जट जटिन हो गया, विदेशिया हो गया। ये सब किसका नृत्य है? तो हमारा बिहार का है। ठीक है, और फगुआ भी है। ठीक है, फगुआ, तो जट जटिन, विदेशिया, फगुआ, ये सभी जो है हमारे बिहार का नृत्य है। किसका है? तो बिहार का नृत्य है। और झुमरी की बात करते हैं तो झुमरी जो है बिहार का तो है ये है, लेकिन साथ साथ जो है झारखंड का भी है। ठीक है, ये जो है हमारा बिहार का, झारखंड का, ठीक है, छत्तीसगढ़ का एवं उड़ीसा का क्या है? तो नृत्य है। क्या है? नृत्य है। तो ये बातें ध्यान में रखना है। ये जो झुमरी है, झुमरी तलैया ने, झुमरी कहाँ कहाँ का? बिहार का, झारखंड का, छत्तीसगढ़, उड़ीसा का, ये सभी जगह का नृत्य है। कजरी की अगर हम बात करते हैं तो कजरी जो है ये यूपी की है। ठीक है, ये कहाँ की है? यूपी की है। ठीक है, और झिझिया आपका ये किसके समतुल्य है तो बिहार का, लेकिन किसके समतुल्य है? तो ये आपको बिहार, गुजरात के गरबा से, है ना, गुजरात के गरबा से है। ठीक है, अगला चलते हैं। करा कि भारत में कौन सा पार्टी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। ठीक है, तो राष्ट्रीय पार्टी अगर वर्तमान में देखा जाए तो 6 गो है। ठीक है, वर्तमान में जो है पार्टी की संख्या कितनी है? 6 गो है। ठीक है, आपको कैसे याद रखना है? तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण है, जैसे बीजेपी है। ठीक है, बीजेपी हो गया। दूसरा में कौन है? कांग्रेस है। ठीक है, तीसरा की बात करते हैं हम लोग तो आपको बहुजन समाजवादी पार्टी है, बीएसपी जिसको कहते हैं। ठीक है, बीएसपी हो जाएगा। चौथा की अगर हम बात करते हैं तो चौथा क्या हो जाएगा आपको? एनपीपी हो जाएगा, नेशनल पीपुल्स पार्टी। ठीक है, नेशनल पीपुल्स पार्टी हो जाएगा। पांचवा में देखा जाए तो आम आदमी पार्टी है, जिसको हाल ही में जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है। ठीक है, और छठा की अगर हम बात करते हैं तो सीपीआईएम है ना, सीपीआईएम कम्युनिस्ट। सीपीआईएम का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी होता है। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी है। तो यही 6 गो जो है वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी है। इसके अलावा देख लीजिए कौन है, तो ये तो है, ये है, ये भी है, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, तो ये तो नहीं है आपका। ठीक है, यहाँ पर एक और भी नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं है। ठीक है, बाकी ये दोनों है, ये दोनों ठीक है, ये दोनों है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है? नहीं है, तो नहीं में 2 गो आ जाएगा। ठीक है, तृणमूल कांग्रेस भी आ जाएगा और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी आ जाएगा। ठीक है, ये 6 गो पार्टी आपको ध्यान में रखना है कि वर्तमान में ये 6 पार्टी है। बाकी ऑप्शन में जो भी देगा उसको छाड़ देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। प्लाज्मा का मुख्य अवयव क्या है? मुख्य अवयव है ना, तो मुख्य अवयव की बात करते हैं प्लाज्मा का, तो उसका जो मुख्य अवयव है प्लाज्मा का वो क्या है? प्रोटीन है।
हालांकि प्लाज्मा में तो 95% जो है जल पाया जाता है, लेकिन उसका जो मेन क्रीम जो होता है वह क्या होता है, प्रोटीन होता है। ठीक है, प्लाज्मा है ना। प्लाज्मा की अगर हम बात करते हैं तो ब्लड में जो प्लाज्मा होता है, ब्लड में प्लाज्मा जो होता है वह कितना होता है, तो 55% होता है। ठीक है, कितना होता है, 55% होता है। और शेष के जो 45% होते हैं, शेष 45% में जो है WBC होता है, आपको RBC होता है। ठीक है, और क्या होता है, WBC हो गया, RBC हो गया, आपको प्लेटलेट्स होता है ना। ये सब जो है लास्ट का 45% में पाया जाता है। प्लेटलेट्स है ना, प्लेटलेट्स होता है। तो WBC, RBC और प्लेटलेट्स। और ब्लड में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होता है, 55%। लेकिन यहां से पूछता है कि प्लाज्मा में जो जल का प्रतिशत है, प्लाज्मा में जल कितना रहता है, तो 95%। कितना रहता है, 95% रहता है। ठीक है, ग्लूकोज का मैंने सूत्र बता दिया था, C6H12 और O6 होता है। ठीक है, ये और जल का क्या होता है, तो H2O होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला है, बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे। तो होम रूल लीग के अध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं तो मौलाना मजहरुल हक थे, मौलाना मजहरुल हक थे। ठीक है, पटना में आपको पता है कि सदाकत आश्रम है। ठीक है, तो सदाकत आश्रम की स्थापना भी इन्होंने ही किया था। सदाकत आश्रम है ना, आश्रम की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो मजहरुल हक। ये सदाकत आश्रम जो है पहले के समय में कांग्रेस के बैठक हुआ करता था यहाँ पे। ठीक है, तो सदाकत आश्रम, इनको फकीर नाम से जाना जाता है। किन नाम से, फकीर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, फकीर के नाम से भी जाना जाता है मौलाना मजहरुल हक को। ठीक है, चलिए, तो बिहार में होम रूल लीग की जो स्थापना किए थे ये मौलाना मजहरुल हक ने किया था। लेकिन भारत में अगर पूछेगा कि भारत में होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था, होम रूल लीग की स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको भारत में बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। और इसकी स्थापना जो हुआ था 28 अप्रैल को हुआ था, 28 अप्रैल 1916 में, 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, तो मौलाना मजहरुल हक के द्वारा जो है ये बिहार में होम रूल लीग की स्थापना किया गया था। लेकिन अगर भारत में पूछेगा तो आपको बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा और डेट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संपूर्ण मानव शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती है। तो पूरा मनुष्य में जो है 206 हड्डी होता है। लेकिन आपसे पूछेगा कि बच्चों में जो है हड्डियों की संख्या कितनी होती है। बच्चों में हड्डियों की संख्या जो होती है 300 के लगभग। ठीक है, 300 से ज़्यादा भी होती है, तो 300 आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो हड्डियों में अगर बात करते हैं तो हड्डियों में जो है क्या पाया जाता है, तो कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। कैल्शियम प्लस फास्फोरस क्या होता है, तो पाया जाता है, हड्डी में पाया जाता है। ठीक है, हड्डियों का अध्ययन अगर देखा जाए तो हड्डियों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, तो ऑस्टियोलॉजी। क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, बात करते हैं हड्डी की, तो सबसे बड़ी हड्डी जो है मनुष्य की, सबसे बड़ी जो हड्डी है वो क्या है, तो जांघ की हड्डी है। ठीक है, जांघ की हड्डी है और उसका नाम क्या है, तो फीमर है। क्या नाम है, तो फीमर है।
ठीक है। वहीं पर अगर देखा जाए सबसे छोटा वाला, सबसे छोटी हड्डी की अगर हम बात करते हैं तो स्टेपीज है। क्या है? तो स्टेपीज है, ठीक है, जो कान की हड्डी है। क्या है? तो कान की हड्डी है, ठीक है, कान की हड्डी है। ये बातें ध्यान में रखना है। ओके, अगला क्वेश्चन, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स की अगर हम बात करते हैं तो ये जो लेखक हैं आपको महात्मा गांधी जी हैं। कौन है? महात्मा गांधी जी है ना। एपीजे अब्दुल कलाम की बात करते हैं तो ये विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक जो है एपीजे अब्दुल कलाम है। और भारत की खोज नामक पुस्तक, भारत की खोज नामक पुस्तक अगर देखा जाए तो किसके द्वारा लिखा गया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ओके, चले अगला क्वेश्चन चले। करा बेकिंग सोडा के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखिए बेकिंग सोडा के बारे में मैंने पहले भी बता चुका हूं, ठीक है। तो बेकिंग सोडा दैट इज खाने वाला सोडा जिसको हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट, खा के बाय बाय कर देना, खा के क्या करना है? तो बाय बाय कर देना है। इसका जो फॉर्मूला होता है NaHCO3 होता है, NaHCO3 होता है, ठीक है। NaH सोडियम कार्बोनेट, इसको जो है धोवन सोडा कहते हैं, धोवन सोडा Na2CO3 होता है, ठीक है। तो ये हमारा जो है क्लास था आज 25 क्वेश्चन का, ठीक है। तो धीरे धीरे करके ही पढ़िए, लेकिन जितना पढ़िए उतना याद रखिए, ये हमारा सिद्धांत है, ठीक है। ज़्यादा पढ़ने से ज़्यादा ज्ञानी नहीं होता है, ठीक है। जितना पढ़िए उतना समझिए, उसको जो है प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़िए। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं हम आपसे 6 बजे। और ये क्लास हमारा जो है सुबह 6 बजे अपलोड होता है। आप लोग को जो भी पहले के हैं पता ही होगा, ठीक है। और इसका PDF हमारा टेलीग्राम चैनल पर चला जाता है, वहाँ पर जा करके आप डाउनलोड इसको करके रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको ज्वाइन टच करके ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, और तो ये हमारा जो क्लास था 19वां था, ठीक है, ठीक है। तो वीडियो पर प्यार दर्शाइएगा, अपने व्हाट्सएप फेसबुक पर थोड़ा इसको शेयर कीजिएगा, ठीक है। और कहीं दिक्कत होता है तो हमको कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। ओके, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। फिर कर मिलते हैं हम आपसे सुबह 6 बजे गुड मॉर्निंग के साथ, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।